जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। आज हम नए सेशन के साथ जुड़ेंगे। माइनर एक्ट देख रहे थे, मूल विधि सब्टेंटिव लॉ। इसी के अंतर्गत एक माइनर एक्ट है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 का। इसमें देखेंगे बाल विवाह होता क्या है और एक कृतियाँ हैं, सामाजिक कृतियाँ हैं बाल विवाह। इसके लिए देखें, इसमें देखेंगे बालक क्या होता है, प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है और प्रतिषेध अधिकारी का कार्य क्या होता है और समाज की क्या जिम्मेदारी होती है। और इस एक्ट को देखने से पहले हम देखते हैं इसकी पृष्ठभूमि क्या है। बाल विवाह रोकने के लिए सर्वप्रथम पहला कदम कब उठाया गया, इसको देखेंगे। पहला कदम सर्वप्रथम उठाया गया 1929 में। यहाँ पृष्ठभूमि देख लेते हैं इसकी। यहाँ लिखेंगे पृष्ठभूमि। इसमें सर्वप्रथम 1929 में इसमें 1929 में एक्ट लाया गया। किसके द्वारा लाया गया? हरविलास सारदा नामक व्यक्ति का। हरिविलास सारदा के द्वारा ब्रिटिश भारत की असेंबली थी, लेजिस्लेटिव ऑफ असेंबली ब्रिटिश की, उसके सामने उस प्रस्ताव को रखा। ये प्रस्ताव 1 अप्रैल 1930 को पारित कर दिया जाता है। 1930 को पारित हो जाता है और इसका नाम पड़ता है सारदा एक्ट। सारदा एक्ट 1929। इस सारदा एक्ट का उद्देश्य था बाल विवाह जैसे सामाजिक कुरीतियों को रोकना। बाल विवाह से तात्पर्य है कि बालिक की जो एज है 21 वर्ष से कम लड़का हो और 18 वर्ष से कम लड़की हो, उसी को बाल विवाह। अगर इससे कम एज में किसी व्यक्ति का, किसी बालक का विवाह कर दिया जाता था, उसे ही बाल विवाह कहा जाता है। इसे रोकने के लिए सर्वप्रथम 1929 में हरविलास नामक व्यक्ति ने ब्रिटिश असेंबली के सामने इस प्रस्ताव को पेश किया, इसे स्वीकार कर लिया। आगे चल के आज़ादी के बाद इसी अधिनियम, सारदा अधिनियम को कंटिन्यू रखा गया, नियमित रखा गया। इसमें संशोधन समय समय होते रहे। फिर जाके 2006 में इसे बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम भारत की संसद के द्वारा एक नया कानून का रूप दिया गया। उसमें इसे रोकने के लिए बाल प्रतिषेध अधिकारी होंगे। इसमें देखेंगे बालक क्या होता है, पक्षकार कौन होते हैं और किसके। ये तो इसकी पृष्ठभूमि हो गई। अब देखेंगे इसका उद्देश्य वही होता है कि बाल विवाह जैसे सामाजिक कुरीतियों को रोकना और बालक के मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की स्थापना करना। उद्देश्य क्या होगा? बालक के सामाजिक, आर्थिक, मानसिक विकास की स्थापना करना, यही उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है इस अधिनियम का? इस अधिनियम का उद्देश्य है
उद्देश्य है, इस अधिनियम का उद्देश्य है बालक के विकास, बालक का सामाजिक आर्थिक एवं मानसिक विकास की स्थापना करना है। इसमें यूएन ने यूनिसेफ, जो बच्चों के यूनिसेफ के द्वारा यह घोषणा किया गया कि भारत में बाल विवाह जैसी प्रचलन पूरे विश्व में दूसरे स्थान पे है। कितने स्थान? दूसरे स्थान पे है भारत में। इसके अनुसार 40% बाल विवाह भारत में होते हैं और इनके के द्वारा यूएन ने यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह घोषणा किया कि भारत का जो स्थान है सेकंड है बाल विवाह में। जो बाल विवाह की प्रथा है, इसमें बाल विवाह जो प्रचलन में है, सेकंड स्थान पर भारत है। भारत पूरे विश्व में सेकंड स्थान पे, यहाँ बाल विवाह दूसरे स्थान पर सबसे अधिक होता है। और नेशनल हेल्थ सर्वे के अनुसार भारत में 44% नेशनल है HHS राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत में जो बाल विवाह प्रचलन में है, बाल विवाह जैसी कुरीतियां, वो कितना परसेंट है? 44% होती हैं। इस संस्थाओं के द्वारा भारत में काफ़ी ज़्यादा प्रचलन है। उसका सबसे बड़ा कारण है बाल विवाह का गरीबी, अशिक्षा इत्यादि। क्योंकि कम उम्र में किसी व्यक्ति के शादी करने में उससे होगा गर्भधारण करने में दिक्कत, उसके शारीरिक संरचना में विकृति आएगी, मातृ मृत्यु दर बढ़ेगा, शिशु मृत्यु दर बढ़ेगा, घरेलू हिंसा बढ़ेगा। इसके समस्याएं होंगी। समस्या क्या क्या हो सकती हैं? इसकी समस्याएं क्या हो? समस्या क्या क्या होगी? समस्या से घरेलू हिंसा बढ़ेगा, घरेलू हिंसा। क्योंकि कम एज में शादी कर देना, जो मेच्योरिटी रहेगी ना, एक परिवार, दो परिवार के बीच संबंध स्थापित कर पाना आसान बात नहीं होती है। इससे परिवार में घरेलू हिंसा का जो दायरा है वो बढ़ जाता है, घरेलू हिंसा बढ़ेगा। और दूसरा क्या बढ़ सकता है? मातृ मृत्यु दर। जब शारीरिक रूप से
कोई व्यक्ति विकास नहीं कर पाएगा, तो बच्चों को जन्म देने के लिए कुपोषण, जब शरीर का पूरा विकास नहीं होगा, कुछ कुपोषण उत्पन्न होगा। कुपोषण उत्पन्न से तात्पर्य है कि मातृ मृत्यु दर में सही से गर्भधारण होगा नहीं, बच्चे का न माँ के अंदर काफ़ी बीमारी आएंगी, जिससे मातृ मृत्यु दर बढ़ेगा। मातृ मृत्यु दर अधिक होगा, अधिक होगा। शिशु मृत्यु दर अधिक होगा, शिशु मृत्यु दर अधिक होगा। इन समस्याएं ज़्यादा उत्पन्न होंगी, इसीलिए इसके रोकने के लिए, बाल विवाह जैसी प्रथा को रोकने के लिए भारतीय संसद द्वारा एक कानून तैयार किया गया, जिसे बाल प्रतिषेध अधिनियम 2006 में लाया गया। इंग्लिश में से बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। अब इसमें देखते हैं इसको, अब आगे देख लेते हैं। ये तो चीज़ें हो गई, देखते हैं इस जो हमारे एग्जाम में पूछेगा उससे देख लेते हैं। एग्जाम में पूछेगा कि पारित कब हुआ था, तो पारित क्या करना, पारित हुआ था आपका 10 जनवरी 2007 को, 10 जनवरी 2007 को, और लागू इसे कर दिया गया था 1 नवंबर 2000, इधर लिख लीजिए लागू। पारित से तात्पर्य है, आप लोग जानते होंगे, कितनी बार तो मैं पढ़ा चुका हूँ। पारित से तात्पर्य राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकार कर लिया गया और उसे स्वीकृति मिल गई है। लागू करने से तात्पर्य संपूर्ण भारत के भूभाग पर लागू कर देना, सभी मतलब फॉलो करने लगे, प्रभावी होना। लागू से तात्पर्य है, यहाँ लिखेगा 1 नवंबर 2007 से ये प्रभावी हो गया संपूर्ण भारत पे, संपूर्ण भारत पर। ये हुई इसकी मोटी मोटी बात। अब हम चलते हैं, अब इसके अंदर आएंगे परिभाषा जो हमारे बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंदर दी गई है। बालक क्या होंगे, अवयस्क क्या होते हैं, बाल प्रतिषेध अधिकारी कौन होता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, पक्षकार देखेंगे कौन करना है, देखेंगे बाल विवाह में विवाह शून्यकरण कैसे होगा, वैलिड कैसे होता है, इसको देखेंगे, शून्य घोषित कर दिया जाता है। और इसको देखते हैं प्रथम वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट कैसे इसकी सुनवाई करेगा, ट्रायल जहाँ होगा उसे नियुक्त करें। और इसमें जो सजा की बात की गई, सजा देखेंगे जो प्रावधान किया गया है, कोई एक कृत्य कोई प्रोत्साहित करवाता है, कोई माता पिता या कोई थर्ड पर्सन आके बाल विवाह को प्रमोशन करता है, उसे प्रोत्साहित करता है, उसके लिए जो सजा का प्रावधान किया गया है 2 वर्ष के लिए 1 लाख तक जुर्माने की जो बात की गई, इसको भी देखेंगे। अब हम परीक्षा की दृष्टि देखें, अभी तक तो भूमिका देखें साझा एक्ट में क्या कहा गया है और इसके दुष्प्रभाव क्या हैं, समस्याएं कौन कौन सी है, तो उसको देख चुके हैं। अब आगे हम देखते हैं इसमें, आइए इस सेक्शन परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा यहाँ देखेंगे धारा 2A में बालक की परिभाषा दी गई है। बालक से यहाँ तात्पर्य है, यहाँ लिंग भेद नहीं है, वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। और यहाँ एज डिफरेंस को लेकर बात कीजिए। इसमें 2 चीज़ें, बालक में आप चाइल्ड से तात्पर्य रखेंगे, चाइल्ड मीन्स होता है लड़की या लड़का दोनों का ऐड किया गया है। यहाँ आप चाइल्ड जब हम बोले हैं, बालक बोले, तो ये ना समझ लीजिए कोई बच्चा होगा, बालक होगा। बालक से तात्पर्य है कि दोनों होंगे, कोई लड़की भी हो सकती है, कोई लड़का भी है। बालक की परिभाषा में कौन आएंगे, लड़की जो आप पहले बता चुके हैं उसको देख लेंगे, लड़का
लड़का कौन होगा? जिसकी उम्र कितना 21 वर्ष से कम हो, उसे ही बालक। 21 वर्ष से, जिसकी आयु 21 वर्ष से कम हो, और लड़की 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 18 वर्ष से कम हो, वही बालक कहलाएगी। अब ये तो जो अधिनियम बाल विवाह परिषद अधिनियम 2006 लाया गया था, उस समय की बात है। किंतु 2021 में कुछ संशोधन हुए। 2021 में संसद के द्वारा इसमें संशोधन किया गया। संसद किसमें? बाल विवाह अधिनियम, यहाँ लिखेंगे, यहाँ आगे से लिख लेते, बाल विवाह अधिनियम में संसद के द्वारा कुछ संसद के द्वारा संशोधन किया गया। संशोधन क्या किया गया? ये इसमें कुछ बदलाव लाया गया। जैसे 2021 में बाल विवाह, इसमें जो लड़की की उम्र होगी 18 से न होकर 21 हो, लड़की की एज अब 21 वर्ष, कितना? 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया। कहने के तात्पर्य है, अब जब लड़की की एज, बालक का माने, लड़की अब बालक मानी जाएगी कि जब उसकी उम्र 21 वर्ष हो, और 18 वर्ष नहीं। अब 21 साल से पहले लड़की की शादी अगर होती हो तो बाल विवाह के अंतर्गत आएगा। किंतु इस संसद में व्यवस्था किया गया यह नियम संशोधन के रूप में, किंतु इसे अभी संसद में लोकसभा से पारित है, किंतु अभी संपूर्ण रूप से इसे पारित नहीं किया गया, इसे रोक दिया है। इस विधेयक संशोधन विधेयक लाया गया था, संशोधन बिल लाया गया था, एक सदन से तो पारित हो गया, दूसरे सदन में इसे अभी रोक दिया गया है। अभी स्थिति ये है, अभी ये संपूर्ण भारत पे लागू नहीं है, क्योंकि बदलाव तो किए गए हैं उसमें। अभी तक ये यथास्थिति बनी है। अब कहने का तात्पर्य है, इसमें संशोधन याद रखें, हो सकता है एग्जाम में पूछे। 2021 में संशोधन तक किया, अगर लड़कियों की इसलिए कितनी की, तो आप याद रखेंगे लड़कियों की जो 18 साल की शादी की एज थी, अब वो शादी 18 से न होके 21 में करते हैं तो पूर्ण विवाह माना जाएगा, वैलिड विवाह नहीं शून्य करोड़ी विवाह नहीं माना जाएगा, शून्य विवाह नहीं माना जाएगा, क्योंकि बाल विवाह के अंतर्गत वो नहीं आएगा। बाल विवाह के अंतर्गत है ना, लड़की की उम्र 21 वर्ष से कम हो तब शादी की जाती तो बाल विवाह है। अगर लड़की की उम्र 18 साल से कम है तब शादी के तब बाल विवाह माना जाता है। किंतु अब लड़की की उम्र भी लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया गया। एक शब्द है लैंगिक समानता, लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया गया। इसलिए लड़का और लड़की दोनों की एज अब सेम हो गई इस अधिनियम के अंतर्गत। आइए आगे बढ़ते हैं। ये ज़्यादा चीज़ें, इस पर ज़्यादा चर्चा की, एग्जाम के दृष्टिकोण से इतना ही क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है संशोधन के तहत, तो याद रखिएगा इतना। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या। आइए आगे परिभाषा देख लेते हैं। धारा 2B में 2B के अंतर है बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज की बात करता है बाल विवाह। चाइल्ड मैरिज किसे कहेंगे? इसमें होगा दो पक्षकारों के मध्य विवाह से तात्पर्य है। इसमें है, इसका तात्पर्य है ऐसा विवाह
ऐसा विवाह विवाह जिसमें जिसमें दोनों पक्षकार या एक पक्षकार बंधन में बंधे या एक पक्षकार बंधन में बंधे। यहाँ है दोनों पक्षकार। दोनों पक्षकार का तात्पर्य है कि दोनों पक्षकार से तात्पर्य जब शादी होती है तो दो लोगों के मध्य होती है, लड़का और लड़की, इसलिए दो पक्षकार, एक पक्षकार लड़की होगी, एक पक्षकार लड़का होगा। दोनों पक्षकार से तात्पर्य ही है लड़का और लड़की, दो पक्षकार हुए, लड़की लड़की। एक पक्षकार लड़का हुआ, एक पक्षकार लड़की हुई, या इसमें से एक पक्षकार, यहाँ लिखा है या इसमें से एक पक्षकार या इसमें से एक पक्षकार। इससे तात्पर्य क्या है, इसमें शादी तो हो रही है, यहाँ या तो दोनों नाबालिग हैं, मेरे शब्द को ध्यान देकर, दोनों नाबालिग का तात्पर्य है जो एज लिमिटेशन लगाई गई है उससे कम हो। एज लिमिटेशन 21 वर्ष लड़का, 21 वर्ष से कम होना चाहिए, लड़की 18 वर्ष है। एज लिमिटेशन है, इससे कम होनी चाहिए दोनों पक्षकार। अमूमन की भारत में आज भी गाँवों में आज ही प्रचलन में है, बच्चों की भी शादी 21 साल से कम करा दी जाती है, और लड़कियों की भी शादी जो है, लड़की की शादी भी 21 वर्ष से कम करा दी है, लड़कियों की भी शादी करा दी है। पहले क्या था प्रचलन, अब तो कम है चीज़ें हुई, धीरे धीरे जैसे समाज जागरूकता फैल रहा है, समाज जागरूक हो रहा है सोशल मीडिया इत्यादि के माध्यम से, सरकार की योजनाओं के माध्यम से, वैसे अब चीज़ें कम हो रही। किंतु पहले क्या होता था कि इसे ये विवाह जो होता था, विवाह दोनों लड़की या लड़का दोनों की कम एज में शादी कर दी जाती थी, और ऐसा भी होता था कि उसमें से एक पक्षकार वयस्क होता था और एक पक्षकार जो होता है नाबालिग होता था। नाबालिग से तात्पर्य एज लिमिटेशन से कम। एक पक्षकार से तात्पर्य है यहाँ लड़का मान लीजिए या लड़की, हम यहाँ लड़की को लेकर चलते रहे। लड़की की एज, लड़की जब शादी में बंधन में बंध रही है तो इसकी एज 18 वर्ष से कम है, और कोई वयस्क व्यक्ति कर रहा है, कोई वयस्क, यहाँ लिख लीजिए आगे, पुरुष जो है वयस्क है, अडल्ट है। कैसा है? अडल्ट है। अगर पुरुष अडल्ट है, माइनर लड़की से शादी कर रहा है, चाइल्ड जो है बाल विवाह कर रहा है लड़की से जिसकी उम्र कम है 18 साल से, उससे भी का, तो ये भी सजा के अंतर्गत आएंगे। इनके ऊपर कारावास का 2 वर्ष का कारावास होगा, 1 लाख रुपए जुर्माना भी। कहने तात्पर्य, अगर कोई पुरुष 21 वर्ष से ज़्यादा है और कोई किसी लड़की से जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है उससे शादी कर रहा है, तो वो भी बाल विवाह के अंतर्गत आएंगे, चाइल्ड मैरिज एक्ट के अंतर्गत आएंगे। तो उम्मीद है यहाँ समझ, दोनों पक्षकार, या तो दोनों लोग नाबालिग हों या तो एक लोग नाबालिग हों, वो ऐसा विवाह जब होगा वो बाल विवाह के अंतर्गत, चाइल्ड मैरिज एक्ट के अंतर्गत आएगा। उम्मीद है ये समझ में आएगा होगा। आगे के सेक्शन से देखते हैं धारा, आगे की धारा देखते हैं, सेक्शन धारा 2D देखेंगे। 2D में एक सेक्शन से याद रखिएगा, क्योंकि अगर मैं भूल जाऊं धारा या सेक्शन लिखने में तो इससे तात्पर्य है आप यहाँ लिख लिया करिएगा। धारा 2D में कहा गया बाल प्रतिषेध अधिकारी की बात की गई। बाल प्रतिषेध
बाल प्रतिषेध अधिकारी, चाइल्ड प्रिवेंशन ऑफिसर की बात की गई है, अधिकारी। हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले सेक्शन डायरेक्टली, सेक्शन, क्योंकि कुछ सेक्शन से इंपॉर्टेंट है, बाकी के जितने सेक्शन हैं सभी में सेक्शंस नहीं पूछे जाते, आपके कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। पूछ ले बाल विवाह होता क्या है, बाल विवाह होता है तो आप बता दीजिएगा। कुछ धारा इसमें, जैसे आप पूछेगा बाल विवाह की परिभाषा किस सेक्शन में है, बाल विवाह के लिए जो प्रसिद्ध अधिकारी होगा चाइल्ड प्रोविजन ऑफिसर, यहाँ लिख लीजिएगा, चाइल्ड प्रोविजन ऑफिसर, ऑफिसर। इसका काम क्या होगा, इसका कार्य होगा कहीं पे कोई गतिविधि हो रही है, बाल विवाह जैसे कार्य हो रहे हैं या कोई प्रोत्साहन कर रहा है, उनकी रिपोर्ट लेना और उस पर उसको सजा दिलवाना। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी आवेदन करेगा कहाँ, कोर्ट में। किस कोर्ट में, कुटुम्ब कोर्ट, इसके लिए जिला न्यायालय बोला जाता है, जिला न्यायालय में आवेदन करेगा। और पीड़िता जो होगी, पीड़िता इन बाल प्रतिषेध अधिकारी के पास आवेदन करेगी, सूचनाएं देगी, या तो यहाँ देगी या तो पुलिस को देगी। बाल प्रतिषेध अधिकारी भी एक पुलिस जैसी हैसियत रखता है, इसे नियुक्ति जो करता है राज्य सरकार के माध्यम से होती है। प्रत्येक जिले में राज्य सरकार बाल प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त करता है। इसका काम होता है विवाह की गतिविधि को जांचना, या विवाह जैसी गतिविधि हुई है, आवेदन आता है तो उस आवेदन की गतिविधि देखना, उस आवेदन की गतिविधि देखेगा। बाल विवाह हुआ तो सुनकरड़ी भी होगा, अमान्य घोषित कर सकता है बाल विवाह। बाल प्रतिषेध अधिकारी की बात की, बाल प्रतिषेध अधिकारी का तात्पर्य है कि बाल विवाह जैसे सामाजिक कुरीतियों को रोकना, बाल विवाह जैसे प्रथा को खत्म करना बाल प्रतिषेध अधिकारी का कार्य होता है। आगे चलते हैं, इससे आगे में देखते हैं धारा 2E में इसमें कहा गया है कि जिला न्यायालय की बात की गई है। जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय या जनपद न्यायालय, इसे भी लिख लीजिएगा, कंफ्यूजन न होइए। जनपद न्यायालय, जनपद न्यायालय, इसे भी कुटुम्ब न्यायालय भी बोलते हैं, न्यायालय। इसके अंतर्गत इसे ही बोलते हैं, आगे लिखिएगा, जिला न्यायालय के कुटुम्ब न्यायालय, कुटुम्ब न्यायालय। कुटुम्ब न्यायालय से तात्पर्य है, कुटुम्ब का अर्थ जानते ही होंगे, कुटुम्ब से तात्पर्य होता है परिवार या घर। कुटुम्ब से तात्पर्य है परिवार। वसुदेव कुटुम्बकम, सारा संसार एक परिवार है। हम भारतीय क्या मानते हैं, हमारी संस्कृति क्या है, वसुदेव कुटुम्बकम, पूरा संसार ही हमारा परिवार है। इसलिए कुटुम्ब न्यायालय को परिवार न्यायालय भी बोलते हैं, परिवार न्यायालय। इंग्लिश में से बोलते हैं फैमिली लॉ, फैमिली कोड बोलते हैं, फैमिली लॉ नहीं, फैमिली कोड। क्योंकि आप लोग को भी पता ही होगा कि जितने भी शादी विवाह संपत्ति वगैरह से जितनी भी संबंधित केस होते हैं वो सब कहाँ सुनवाई होता है, सारी सुनवाई, सारे मामले आज कहाँ देखे जाते हैं, मामलात कहाँ देखे जाते हैं, फैमिली कोर्ट में। कहाँ पे, फैमिली कोर्ट में, परिवार न्यायालय में देखे जाते हैं। क्रिमिनल न्याय कहो सत्र न्यायालय में देखा जाता है, कहाँ पे, सत्र सेशन कोर्ट में। फैमिली कोर्ट में संपत्ति, विवाह, शादी, तिलाक इत्यादि कार्य ये होते हैं। फैमिली लॉ देखता है। इसकी परिभाषा की बात करता है, अगर किसी जनपद में, किसी जिले में अगर परिवार न्यायालय नहीं है तो उसके अंतर्गत, उसके अधिकारता रखने वाले न्यायालय के अंतर्गत फैमिली कोर्ट ही, जैसा इसका नाम भी फैमिली कोर्ट है, फैमिली कोर्ट ही कार्य करेगी। तो न्यायालय के लिए परिभाषा यही है, न्यायालय में एक न्यायालय होगा, न्यायालय का कार्य क्या होगा,
विचार करना, सुनवाई करना, मजिस्ट्रेट देखेगा कि बाल विवाह हुआ कि नहीं, जांच पड़ताल के उपरांत अगर बाल विवाह हो रहा है उस बाल विवाह क्या करेगा, शून्य घोषित करेगा और मेंटेनेंस की बात करेगा। बच्चे को जो जिसका बाल विवाह हुआ है उससे उसके माता जिसका हुआ है लड़के के पक्ष वाले से डिमांड करेंगे मेंटेनेंस की, उसकी देख रेख की, और वो जब तक उसकी दूसरी शादी, जब तक वो वयस्क लड़की नहीं हो जाती, 18 साल प्लस नहीं हो जाती दूसरी, यहाँ जब तक शादी होनी है तब तक वो मेंटेनेंस देने के कार्य करेंगे। न्यायालय यही कार्य करता है। आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं। सेक्शन से याद रखिएगा क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। उसी सेक्शन को हम सेक्शन में यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, बाकी को नहीं करेंगे क्योंकि कोई मतलब नहीं है ज़्यादा चर्चा करने की। उतना ही पढ़ा जाए जितने से एग्जाम में कार्य हो जाए। आइए आगे देखते हैं। धारा 3 में कहा है, धारा 3 में कहा गया है, धारा 3 के अंतर्गत, धारा 3 के अंतर्गत है बाल विवाह के बंधन में बंधने वाले पक्षकार के रूप में विकल्प शून्य घोषित किया जाएगा या शून्यकरणी होगा। शून्यकरणी होगा कहने का तात्पर्य है, शून्यकरणी से तात्पर्य है विवाह अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। धारा 3 कहती है कि कोई बालक है, बंधन में बंध गए हैं, बंधन बंध गए हैं, पक्षकार जो पक्षकार है, शादी हुई है जिसकी, उस विवाह को शून्य घोषित कर दिया जाएगा। शून्य से तात्पर्य विवाह अमान्य कर दिया जाएगा, मैरिज के अंतर्गत नहीं आएगा। मैरिज जो हुई है, शादी वो अमान्य घोषित कर दिया जाएगा, यही कहता है। किसी बालक की शादी है, पक्षकार के रूप में, यहाँ लिखिए बालक होगा, यहाँ पूरी सेंटेंस लिख लीजिए आप। पक्षकार जो बालक है, के विकल्प रूप में शून्यकरणी होगा। विकल्प के रूप में शून्यकरणी होगा। शून्यकरणी तात्पर्य इसके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा और विवाह जो है, बालक का विवाह हुआ है, वो शून्यकरणी होगा, शून्य घोषित कर दिया जाएगा, अमान्य हो जाएगा, विवाह नहीं रहेगा, विवाह खत्म कर दिया जाएगा, विवाह खत्म हो जाएगा। शून्यकरणी से तात्पर्य है विवाह उदासीन हो, खत्म हो गया, विवाह नहीं है, बाल विवाह हुआ है, क्योंकि एज डिफरेंस की वजह से। इसमें कहा गया है, इसमें बालक के माता पिता, अच्छा जैसे इसमें तो हम बता दिए कि विवाह खत्म हो जाएगा, विवाह शून्यकरणी हो जाएगा। याची है, याचिका कौन दायर करेगा? अगर यहाँ लड़की, सपोज करिए यहाँ लड़की मान के चलते रहिए, हमेशा बाल विवाह हुआ है, उसमें लड़की जो है कम एज की है, 18 साल से कम एज की है, और लड़का 21 साल से ऊपर है, तो लड़की जो कम एज की है वो याची होगी। याचिका न्यायालय के सामने कौन दायर करेगा? वो लड़की जो माइनर है, क्योंकि वो माइनर है, वो नहीं दायर कर पाएगी। याचिका दायर करने का कार्य होगा यहाँ
माता पिता, अभिभावक, संरक्षक, कोई एक माता पिता आवेदन करेंगे, माता पिता या संरक्षक। संरक्षक से तात्पर्य है यहाँ नाते रिश्तेदार भी हो सकते हैं, वही न्यायालय में आवेदन करेंगे और ये घोषित करवाएंगे कि बाल विवाह हुआ है, बाल विवाह हुआ है, और न्यायालय इसकी जांच पड़ताल करेगी। बाल विवाह होगा तो कोर्ट अमान्य घोषित कर देगी, विवाह नहीं रहेगा। और कुछ जो व्यक्ति है, अडल्ट व्यक्ति, माइनर लड़के से शादी किया था, इसके ऊपर केस तो बनेगा, उस केस 2 साल की सजा। और क्या कहेगा, ये भी देखिएगा, कहेगा मेंटेन, जब तक इस लड़की की एज 18 साल प्लस नहीं हो जाती और इसकी शादी दूसरी जहाँ नहीं हो जाती, तब तक आप पैसे देते रहेंगे। यहाँ एक पॉइंट नोट करने वाली है, अगर सपोज करते हैं हम यहाँ लड़का और लड़की दोनों माइनर हैं, यहाँ भी ये भी चीज़ हो सकती है दोनों माइनर हैं, तो ऐसे में लड़का के पक्ष की तरफ से, लड़का तो देगा नहीं, लड़का के माता पिता से डिमांड की जाएगी, न्यायालय डिमांड करेगा लड़की की शादी जब तक हो नहीं जाती इसको मेंटेन दीजिए। लेकिन यहाँ देखा जाएगा लड़के की हैसियत क्या है, उसकी हैसियत कितनी है, ये देखी जाएगी। इतनी चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है बस, इससे ज़्यादा। और यहाँ एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, शादी हो गई, सपोज करिए लड़की 18 साल की हुई नहीं है और वो कहे कि बाल विवाह हुआ है, ऐसे में जब तक लड़की वयस्क जब हो जाए, अडल्ट हो जाएगा, 18 साल की हो जाएगी, उसके 2 साल के उपरांत, कहने का तात्पर्य है लड़की अगर 18 साल की है, वो जब 20 साल की होगी, 18 से 20 साल के अंदर, 18 से 20 साल के भीतर ही वो आवेदन करेगी, इसके बाद उसका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर उसकी शादी उससे बाल विवाह हुआ था उसका, वो कहे माता पिता वो तो कर नहीं पाई, या तो वही करना चाहे जब 18 साल से 19 साल की होगी, 20 साल तक पहुँचेगी, तो उसी दौरान से आवेदन करना पड़ेगा। अगर आवेदन नहीं करती है, ऐसे में वो बाल विवाह न होकर संपूर्ण वैलिड विवाह मान लिया जाएगा, सुनकर नहीं वैलिड हो जाएगा। तो याचिका करने का तात्पर्य, याची जो है 2 साल के भीतर यहाँ लिख लीजिए, अच्छे से लिख लीजिएगा, नोट में लिख लीजिए, ये सब चीज़ हैं हटाइएगा, नोट में लिखेंगे 2 साल के भीतर अवयस्क, ऐसे लिखिए, अवयस्क व्यक्ति या अवयस्क बालक, या लिखिए अवयस्क बालक याचिका दायर कर सकता है। शादी के बाल विवाह हुआ है, बाल विवाह जब तक लड़की की एज 18 साल नहीं हो जाती, और 18 साल की अगर क्रॉस हो गई है, वो अडल्ट हो गई है, अडल्ट के 2 साल बाद तक वो बाल विवाह के संदर्भ में आवेदन कर सकती है। अगर ऐसा नहीं करती है, उसका 2 साल से ऊपर समय निकल चुका है, तो आवेदन नहीं करेगी। यही बातें कहते हैं। आइए धारा 4 देख लेते हैं। धारा 4 कहता है, धारा 4 बाल विवाह के बंधन में आने वाली, बाल विवाह के बंधन में आने वाली महिला होगा, आने वाली महिला
महिला पक्षकार महिला पक्षकार के भरण पोषण और निवास भरण पोषण निवास का उपबंध उपबंध का प्रावधान है। धारा 4 कहता है कि शादी में हुई है, बाल विवाह हुआ है, उसमें जो महिला है, महिला पक्षकार है, उसके भरण पोषण, रहन सहन का, मेंटेनेंस का, और वो कहाँ रहेगी इसका निर्णय कौन करेगा? कोर्ट करेगा। कोर्ट करेगा कि वो कहाँ रहेगा। इस और इसमें जो धारा 3 में अभी कहा, धारा 3 में हम लोग बोले हैं कि विकल्प जो धारा 3 में कहा गया है कि शादी हुई तो शून्य घोषित कर दिया जाएगा, और उसका जो देख रेख करेगा याचिका जो रहेगा, याचिकाकर्ता जो बनेगा, उसके माता पिता बनेंगे। किसी पक्षकार से डिमांड का कोर्ट के द्वारा डिमांड की जाएगी। विवाह शून्य घोषित किया है, 2 साल के भीतर करना है, अनिवार्य है। चौथा बात कही है धारा 4 में कि लड़की रहेगी कहाँ, लड़की का भरण पोषण कैसे चलेगा। शादी हो गई, अब विवाह अमान्य घोषित हो जाएगा, तो मेंटेनेंस लड़के की हैसियत के अनुसार, लड़के यहाँ देख, लड़के के हैसियत के अनुसार कोर्ट निर्णय देगा। निवास तो चली जाएगी अपने मायके, लड़की का बाल है, विवाह है, मायके चली जाएगी। उसका मेंटेनेंस कौन देगा? लड़का देगा। लड़का अगर भी माइनर, अगर लड़का मेजर है, अडल्ट है, 21 साल के ऊपर है, तो उसके ऊपर देखा जाएगा कि इसकी हैसियत क्या है। अगर माइनर लड़का है, उसकी भी 21 साल से कम है, तो उसके माता पिता उसके संरक्षण से कोर्ट का दावी रहेगा कि लड़की पक्ष को अमुक राशि, अमुक धन दिया जाए, जिससे उसका भरण पोषण हो सके, वो जब तक शादी विवाह एज नहीं हो जाए तब तक वो रह सके, उसका जीवन सुख में रहे। इस तरीके के डिमांड कोर्ट करता है लड़की की तरफ से। तो उम्मीद है, कहते हैं कि एक चीज़ यहाँ बस मोटी सी बात है कि आप लड़का पक्ष की तरफ से, यहाँ हमें डिमांड यही होगा, लड़का की हमेशा लड़की करेगी, लड़का नहीं करेगा। डिमांड यहाँ याद रखिएगा, जब भी जितनी डिमांड होगी निवास करने की, रहने की, वो लड़की करेगी। अब देना किससे पड़ेगा? लड़का पक्ष। लड़का में 2 आएंगे, एक अडल्ट होगा जो बाल विवाह, जिसकी उम्र 21 साल से ऊपर हुआ, जिसकी उम्र 18-21 साल से कम है, वो भी तो उसके साथ भी शादी, वो भी तो बाल विवाह माना जाएगा। तो लड़की की भी एज 21 साल से कम है, तो ऐसे में लड़का तो देगा नहीं। लड़का जो अभिभावक है, माता पिता और जो नाते रिश्तेदार, मतलब अवसर के संबंधी जो होंगे, उनसे डिमांड कराएगा कि लड़की को निवास करने के, रहने के लिए, उसके रहन सहन के लिए, घर में पूर्ण जीवन जीने के लिए अमुक राशि की व्यवस्था कीजिए, कोर्ट निर्धारित करें। ये सब सारी चीज़ें कोर्ट निर्धारित करेगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आगे चलते हैं हम, धारा 4 समझ गए होंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ हम हमेशा याद रखिएगा, लड़के की हैसियत के अनुसार होगा। लड़के की हैसियत तात्पर्य उसके माता पिता सोच सकता है, या वो एडल्ट है, वो खुद ही कमा रहा है, तो उससे एडल्ट है तो खुद कमा रहा होगा, तो उसके देखेंगे कि कितना पैसा है वो कमाता है, उसकी आय क्या है, बैकग्राउंड देखेगा, उसी के अनुसार निर्धारित किया जाए कितनी राशि लड़की को दी जाए। इसमें देखा जाता है कि लड़की की हैसियत कब तक, जब तक लड़की बालिग ना हो जाए, नाबालिग जब तक है तब तक उसको भरण पोषण के लिए जाएगा। और कब तक ये, जब तक उसकी दूसरी शादी ना, जब तक वो बालिग ना हो जाए, उसकी दूसरी शादी ना हो जाए, तब तक वो पैसे दिए जाएंगे। आइए धारा जल्दी से आगे बढ़ते हैं कि धारा 5 देखते हैं।
धारा 5 में देखेंगे अभिरक्षा। अभिरक्षा है कस्टडी, किसकी कस्टडी में अगर बाल विवाह के दौरान दोनों पक्षकार या उनके मध्य संतान उत्पन्न हो जाती है तो उसके उपरांत जो बालक होगा उसकी अभिरक्षा कहाँ होगी? वो अपने पिता के साथ रहेगा या माता के साथ रहेगा? इसके लिए धारा 5 कहता है, धारा 5 बाल विवाह से जन्मे यहाँ पुत्र लिख लिया, पुत्री लिख लिया या बालक लिख लिया, यहाँ लिख लेते हैं बालक। बालक से दोनों आ जाते हैं लड़के। जन्मे बालक की अभिरक्षा कस्टडी बालक किसके साथ रहे? माता पिता या यहाँ अभिरक्षा भी रखते हैं पोषण एवं अभिरक्षा कर लेंगे, ऐसा सही रहेगा। क्योंकि खाने पीने के लिए उसके बच्चे के, उसके रहन सहन, उसके उच्च भविष्य के लिए, अच्छे भविष्य के लिए कहाँ रहेगी? माता के साथ रहेगी, पिता के साथ रहेगी, ये देखा जाएगा। अभिरक्षा इसमें कहा गया है जो बबुआ जन्म लिया है, जो बालक जन्म लिया है, तो ये रहेगा कहाँ? ये अपने माता के साथ रह गया, पिता के साथ, ये निर्धारित है। पिता माता, एक कोर्ट निर्धारित करेगी कि बालक रहेगा कहाँ, किसकी स्थिति बढ़िया है, किसकी परिस्थिति बढ़िया है। कोर्ट देखेगा बैकग्राउंड किसका अच्छा है। पिता क्या अच्छा है, पिता कमा रहा ठीक ठाक से, भरण पोषण कर रहा, अच्छे स्वास्थ्य, जिससे बालक का अच्छा स्वास्थ्य हो सके, उसका मानसिक विकास, शारीरिक विकास होते हैं, उसके सुखद भविष्य की कल्पना हो सके। ऐसे में निर्णय कोर्ट देखेगा महिला जो है, जो माता उसकी है, बबुआ की जो माता है, वो अपने मम्मी के साथ रहेगा कि पापा के साथ रहेगा। तो कोर्ट निर्धारित है कि पापा कमाते हैं 2 लाख या 50,000 और माता कुछ गृहिणी है, कुछ नहीं कमाती, तो ऐसे देखा जाएगा कि बबुआ को पापा के पास रख दिया जाएगा कि पापा पैसा ज़्यादा कमाते हैं, यहाँ इसका जीवन अच्छा होगा, पालन पोषण बढ़िया हो सकेगा। अभी यही बात दूसरे पक्ष में देख लेते हैं। दूसरे शब्दों में, अगर बबुआ पिता कुछ नहीं कमाते हैं, ये भी घर बैठे हैं एक तरीके से, ऐसी ही शादी हो गई थी, माता पिता की स्थिति अच्छी, माता की इनकी अच्छी स्थिति, माता से तात्पर्य इनकी जो माता पिता होंगे, बबुआ की माँ जो है उसके नाना नानी होंगे, वो अच्छी स्थिति है। देखा जाएगा कि बबुआ को माता अपने मम्मी के साथ रख दिया है, क्योंकि उसके भविष्य की अच्छी कल्पना की जा सकती है मम्मी के साथ रहकर। और वैसे बालक मम्मी के साथ ही रहते हैं, क्योंकि केयर के मामले में मम्मी ही वास्तविक केयर करती हैं, वास्तविक देखभाल करती हैं। मम्मी कुछ ज़्यादा ही इमोशनल होती हैं। तो बबुआ को कोर्ट निर्धारित कर देगा कि बबुआ जो हुआ है वो पापा के साथ रहेगा या मम्मा के साथ अपने। तो ऐसे में स्थिति दोनों की हैसियत चेक की जाएगी, हैसियत जिसकी अच्छी होगी उसी के साथ कोर्ट निर्धारित करेगा कि बबुआ चला जाए उन्हीं के साथ। उम्मीद है एक धारा समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। चलिए धारा देख लेते हैं। धारा 6 में बाल विवाह से उत्पन्न उत्पन्न या जन्म लिख लेना, जन्मे बालक की
धर्मज, बालक की धर्मज। धर्मज से तात्पर्य है, यहाँ याद रखिएगा, धर्मज ये कोई धर्म नहीं है, किसी धर्म से नहीं है। धर्म से यहाँ है कर्तव्य की बात। यहाँ धर्म जो धर्मज की बात की गई, धर्म कोई किसी समुदाय की बात नहीं रही। धर्म से तात्पर्य है कर्तव्य। कर्तव्य कि अधिकार क्या होगा, अधिकार उस बालक, बाल विवाह हो गया, लड़का सपोज करिए 20 साल का है, लड़की 16 साल की है, दोनों मम्मी पापा बन गए। अब इससे या तो ऐसा करते हैं, यहाँ एक एग्जाम्पल ये सेट कर लीजिए, एक एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल लिख लेते हैं। पापा जो है एडल्ट हैं, 21 साल 22 साल के हैं, मम्मी जो है 17 साल। अब इसमें जो होगा, इससे जन्म जो बबुआ जन्म लेगा, बबुआ जो हुआ है, तो वैलिड माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? तो कहने का मतलब धारा 6 यही कहती है, जो बालक जन्म लिया है वो वैलिड है, बालक के रूप में वो धर्मज्ञ है, धर्मज्ञता प्राप्त कर लिया है कि नहीं, ये बालक उत्पन्न हुआ है तो बालक ये है, इसकी धर्मज्ञता है, वैलिड है, नॉन वैलिड नहीं है कि बाल विवाह से उत्पन्न बालक अधर्म हो जाएगा। धर्मज है वो, धर्मज अधर्म नहीं होगा, इनवैलिड नहीं होगा, वैलिड है, कानूनन होगा कि हाँ इसके माता पिता ही हैं, समाज उसे मान्यता देगा। तो यही बात करता है धर्मज। जो बालक हो, बालक जो बबुआ जन्म लेगा वो धर्म माना जाएगा, धर्मज है कि इनवैलिड क्वेश्चन है, वो वैलिड है, वैलिड है। लीगल है, लीगल है, इनलीगल नहीं है। कहने तक बालक वो वैलिड माना जाएगा, एक वैधानिक तौर पर वैलिड है, नहीं इसके माता पिता हैं, ये नहीं बाल विवाह से उत्पन्न बालक, उसकी धर्मज्ञता खत्म हो जाएगी, धर्मज्ञता खत्म नहीं हो जाएगी, वो बालक माना जाएगा कि वैलिड है। तो आगे देखते हैं, धारा 8 देख लेते हैं। धारा 8, धारा 8 वह न्यायालय जिसमें अर्जी से तात्पर्य है याचिका, अर्जी की जाती है, बाल विवाह होता है, कोर्ट कैसा होगा? धारा 8 कहता है वह न्यायालय जिसमें अर्जी दी जाती है। किस न्यायालय में दी जाती है? बाल विवाह से संबंधित जो धारा 3 धारा 4 इत्यादि में उल्लेख है। अभी धारा 3 में हम बताए थे जिला न्यायालय की बात किए थे, फैमिली कोर्ट की बात किए थे, कुटुंब न्यायालय बाल विवाह से संबंधित मामलात को परिवार फैमिली लॉ देखता है, तो उसी में अर्जी दी जाएगी फैमिली लॉ में। तो यही बात करता है धारा 8 अर्जी कहाँ दी जाएगी? फैमिली न्यायालय में, कुटुंब न्यायालय में। आगे चलते हैं। सेक्शन 8, हम धारा 8 देखेंगे। धारा 8 में किस बात का उल्लेख है? धारा 8 में हम लोग देखेंगे कि धारा 8 जो है इसमें कहा गया वह न्यायालय जिसमें अर्जी दी जानी चाहिए। अर्जी कब दी जानी चाहिए? अनुतोष पाने के लिए। बाल विवाह के उपरांत बाल विवाह हो गया, अब उस दौरान जब अर्जी दी जानी चाहिए कि बालक हुआ है, इसमें देखेंगे कि अर्जी तो दी जाएगी, तो धारा 3, 4 और 5 के अधीन, याद रखिएगा, धारा
3, 4 और 5। इसमें कहा गया है धारा 5 जो कहता है कि अभिरक्षा कस्टडी जो बालक उत्पन्न होगा दोनों पक्षकार के मध्य शादी जो होती है, दो पक्षकार होते हैं लड़की और लड़का के मध्य, उनसे उत्पन्न जो बालक होगा उसकी कस्टडी क्या होगी, उसकी अभिरक्षा कहाँ होगी, वो बालक माता के साथ रहेगा या पिता के साथ रहेगा। तो इसमें कोर्ट निर्धारित करता है जिसकी हैसियत बेहतर होगी। अगर लड़की की हैसियत बेहतर है तो लड़के के साथ रहेगा, माता की हैसियत बेहतर है तो माता के साथ रहेगा मेंटेनेंस के लिए। तो आगे धारा 8 में कहा गया है कि अनुतोष पाने के लिए, कंपोजिशन पाने के, यहाँ पे न्यायालय में अर्जी दी जानी, जो अर्जी है याचिका है कहाँ दी जानी है, अनुतोष पाने के लिए, कंपनसेशन पाने के लिए याचिका कहाँ दे, उस अधिकार क्षेत्र में आने वाले जहाँ पे उसकी शादी हुई हो, जहाँ पे संतान निवास कर रहा हो, संतान मतलब कहने के तात्पर्य लड़का जहाँ रह रहा हो, वहाँ जिस स्थान पर शादी हुई है, कहने का मतलब लड़के के घर, यहाँ याद करें लड़के का घर या जहाँ लड़की का घर है, यहाँ याद रखिए लड़की घर है, क्योंकि इसकी भाषा बहुत जटिल है। इसकी भाषा जो है अभी हम यहाँ बोल रहे हैं कि यहाँ पे कि ये देगा याचिका प्रस्तुत तो करेगा कहाँ पे, प्रतिवादी के निवास पर। प्रतिवादी से तात्पर्य अगर लड़की का नाम है याचिका दायर करती है लड़की, तो प्रतिवादी कौन होगा, उसका जो पुरुष होगा, कहने मतलब उसका जो जीवन साथी है, जो पति है वो प्रतिवादी होगा। वादी कौन होगा, वाद किस डालकर, वादी जो होगा महिला होगी। तो कहने का तात्पर्य है पुरुष के, जो पुरुष का न्यायालय फैमिली न्यायालय पड़ेगा, लड़के का फैमिली न्यायालय, फैमिली कोर्ट जो होगा, वहाँ पे वो याचिका देगी। या तो लड़का जहाँ रह रहा हो सकता है शादी हुई थी वहाँ पे, यहाँ लड़के के कुछ समय के बाद वो कहीं और लेके रह रहा हो, वहाँ दे दे, क्योंकि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हो सकती है, जरूरी थोड़ी एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत कानून शादी दोनों पक्षकार की, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से अलग अलग जगह से हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य है जहाँ शादी हुई थी लड़के के डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे दे दीजिए, या बालक जहाँ रह रहा हो वहाँ, बालक जिसके अभिरक्षा में रह रहा हो वहाँ पे दे दीजिए, या लड़की अपने ही न्यायालय में दे दे, जहाँ जिस न्यायालय के अंतर्गत वो रह रही हो, उसका घर हो, उस न्यायालय की, उस फैमिली कोर्ट में अर्जी दे सकती है। यही कहता है धारा 8। धारा 8 इसी बात का कहता है उम्मीद करते हैं धारा 8 समझ होगी। धारा क्या है, धारा 8 यही है कि याचिका दायर की जाएगी मेंटेनेंस के लिए, कंपनसेशन के लिए, अनुतोष के लिए, और कहाँ दी जाएगी, धारा 3-4 के अधीन, जो कि ऑलरेडी हम धारा 3 और 4 की चर्चा कर चुके हैं, उसके अधीन जहाँ पे अंतिम रूप से निवास कर रहा हो। कहने का तात्पर्य है कोई डिस्ट्रिक्ट ए है, यहाँ पे शादी हो गई दोनों पक्षकार के मध्य, अब यहाँ रह के ए बी दो हैं, डिस्ट्रिक्ट सी है, यहाँ पे शादी दोनों की हुई है, अब तो यहाँ पे दे दे याचिका, या तो इस अदर जहाँ की डिस्ट्रिक्ट के महिला वहाँ दे दे, या पुरुष जहाँ का वहाँ दे दे, जहाँ संतान जिसके, या तो संतान इसके साथ रहेंगे तो इसके साथ रहेंगे, दोनों में से एक साथ है, या तो अंतिम जहाँ रह रहे हों, अंतिम यहाँ हो सकता है यहाँ रहे हों, यहीं से यहाँ इस न्यायालय फैमिली कोर्ट में दे दें, क्योंकि ज़्यादा चर्चा ना करके वीडियो लंबी हो जाएगी। आइए हम देखते हैं आगे। बाल विवाह करने वाले पुरुष के लिए दंड। यहाँ कह रहा है कि बाल विवाह करने वाले पुरुष के लिए दंड, इस बात को नोट करिएगा। धारा 9 कहती है बाल विवाह पुरुष के लिए दंड, पुरुष के लिए जो मेल होगा
जो मेजर होगा, जो अडल्ट पुरुष होगा, अडल्ट फीमेल होगा, सॉरी फीमेल करें, अडल्ट मेल होगा, उसके लिए दंड की बात कही। इसमें कहा गया है कि महिला जो होगी वो माइनर होगी, वो 18 साल से कम होगा। पुरुष 21 साल से ऊपर का है और महिला 18 साल से कम की है, फिर भी उससे जानबूझ कर शादी कर लेता है, तो ऐसे में उस पुरुष को इसे दंड मिलेगा, क्योंकि वो 18 साल 21 साल के उपरांत शादी किया। एक वयस्क होने के बाद अवैक्स से शादी की है। यहाँ ऐसे वयस्क का जो जोड़ा है किससे है? अवैक्स का है। अवैक्स यहाँ 21 साल प्लस की बात कर रहे हैं, यहाँ 18 साल माइनस के साथ इससे शादी हुई है, तो ये जो व्यक्ति है दंड पाएगा। दंड, सजा कितने की होगी? 2 साल। इसमें कहा गया है 2 साल की सजा, दंड कितना होगा? 2 साल का कारावास और प्लस जुर्माना 1 लाख। यह तो इस व्यक्ति को 2 साल की सजा मिलेगी या 1 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा। आइए आगे के सेक्शन देखते हैं। अगला सेक्शन कहता है धारा 10, बाल विवाह के अंतर्गत अनुष्ठान कराने वाले। अनुष्ठान कौन कराएगा? पंडित जी, मौलवी, मौलाना, इस तरीके के, उनके लिए दंड की बात करता है। इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति बाल विवाह संपन्न कराता है, संचालित कराता है या निर्देशित करता है या दुष्प्रेरित करता है, इसमें कौन हो सकते हैं? यह तो पुरोहित या कोई संस्था। इसमें कहा गया है धारा 10 में, इसके अंतर्गत देखेंगे धारा 10, इसमें कहा गया कोई अनुष्ठान पुरोहित होगा, वो कराता है, या माता पिता कराएंगे, या कोई संरक्षक होगा जो रेगुलेट करेगा, संपन्न कराएगा, संचालित उस विवाह कर रहा है और निर्देशित भी कर रहा है, और उसके लिए प्रोत्साहित कर बाल विवाह के लिए प्रोत्साहन दे रहा है उसको, कि किसी माता पिता को या लड़की को या लड़कों को, जो बालक उसको प्रोत्साहित कर रहा है, बालक को प्रोत्साहित कर रहा है शादी के लिए, बालक को शादी के लिए प्रोत्साहन दे रहा है। और जितने लोग इसमें सम्मिलित होंगे, पुरोहित हो, माता पिता हो, संरक्षक हो, कोई संस्था हो इस तरीके की, अगर इसमें कोई कर रहा है उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। दंड का प्रावधान किया गया है, तो वही दंड मिलेंगे। आप याद रखिएगा, दंड, इसमें दंड वही होगा। अगर कोई पुरोहित शादी बाल विवाह कर रहा है, उसका मंत्र उच्चारण कर रहा है, तो उसके लिए दंड होगा। कोई माता पिता हैं, बालक की शादी के लिए उसको उत्साहित कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो दंड का प्रावधान किया गया है। तो इसमें भी दंड वही हो गए, दंड 2 साल प्लस 1 लाख रुपया जुर्माना। इसमें कहा गया है कि बाल विवाह अनुष्ठान या संचालित या प्रोत्साहित करने वाले व्यक्ति को जो कराता है उसके लिए दंड का प्रावधान किएगा। वो कौन व्यक्ति हो सकता है? वो तो पुरोहित हो सकता है, अलग अलग धर्मों के लिए जो विशेषज्ञ होते हैं, शादी विवाह कराते वो हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, कोई थर्ड संरक्षक हो सकता है, कोई संस्था भी हो सकती है जो इसे बढ़ावा दे रही हो, NGO वगैरह, कुछ गैर सरकारी संगठन भी हो सकते हैं जो इसको बढ़ावा देते हो। तो अगर कोई इस तरीके से करता है उसके लिए दंड का प्रावधान किया जाए। आगे चलते हैं। धारा 11 कहता है बाल विवाह करेगा। कौन करेगा? बाल विवाह कोई बालक कर रहा है, बालक को प्रोत्साहित कर रहा है, बाल विवाह कर रहा है, बालक की उपस्थिति वहाँ पे है, बालक की, और कराएगा कौन? बालक की उपस्थिति है। उपस्थिति में किस लिए?
बालक को उपस्थित लेके मार पीट के, गाली गलौज करके, जबरदस्ती बलपूर्वक करके, लालच देके या खरीद फरोख्त करके, क्रय विक्रय करके लेके कौन गया? या तो उसके माता पिता लेके गए, या तो माता पिता लेके गए, या तो कोई संरक्षक है, या कोई विधिपूर्ण संस्था हो, या सामाजिक कार्यकर्ता है, या विधिपूर्व कोई संगठन हो जो कानून के विरुद्ध कार्य करता हो, कोई के संगठन। अनुष्ठान से तात्पर्य शादी को संपन्न कराना, शादी को संपन्न कराना अनुष्ठान कहलाता है। इसी की अनुमति देता है। अगर कोई संस्था है, कोई माता पिता है, कोई संरक्षक है, बालक को जबरदस्ती करता है, मारपीट करता है, बलपूर्वक ले जाता है, शादी के लिए मंडप पे जबरदस्ती बैठा दिया, और इसके उपरांत कोई संस्था है इस तरीके से कोई कृति करती है जो जबरदस्ती, या किसी बालक को खरीद के लेके आया, क्रय विक्रय जबरदस्ती शादी कर दें, कोई 10,000 5,000 20,000 खरीद लिया कि नहीं, या चलिए हम शादी कर दे रहे हैं, कहीं से पकड़ के लाए, इस तरह के कोई कृत्य अगर करता है तो आपराधिक कृत्य के अंतर्गत आएंगे। और इनके लिए भी दंड का प्रावधान किया गया है। दंड का प्रावधान किया गया है। इनके लिए भी दंड का प्रावधान किया गया है कि वही दंड होंगे। इसमें एक चीज़ याद रखिए, बाल विवाह में दंड एक ही है निर्धारित किए गए। दंड जो होंगे, दंड 2 साल का कारावास प्लस 1 लाख रुपया जुर्माना। यहाँ याद रखिएगा, एक नोट करने वाली बात है, नोट करके लिख लीजिएगा, यहीं पे लिख दे रहे हैं हम इसको, हम लाल पेन से लिख दे रहे हैं नोट। इसमें जो महिला होगी, महिला से तात्पर्य माता भी शामिल होंगी ना। माता पिता, शादी कौन करा? माता पिता होंगे। इसमें पुरुष तो पिता होगा, महिला में कौन? माता होगा। महिला को कारावास नहीं होगा, कारावास नहीं होगा। कोई महिला के इसमें सम्मिलित है, विवाह करा रही, इस तरह के खरीद फरोख्त करके, महिला को कारावास नहीं होगा। उसे केवल जुर्माना देना होगा। जुर्माना कहने का तात्पर्य, महिला को शादी करा रही है, उसे अगर वो इस तरीके के कृत्य कर रही है और इसके जांच के उपरांत ये पता चला महिला संलिप्त है इस मामले में, तो महिला को सजा न देकर उसे जुर्माना उस पर निर्धारित किया जाएगा। धारा 12 कहती है, कतिपय परिस्थितिजन किसी भी अवयस्क बालक का विवाह शून्य घोषित किया जाएगा। शून्य से तात्पर्य है कि अमान्य हो जाए। विवाह जो हुआ, विवाह वैलिड नहीं है, इनवैलिड है। ये वैलिड नहीं है, इनवैलिड है, वैलिड। विवाह अमान्य घोषित कर दिया जाएगा, अमान्य। अब वयस्क के साथ विवाह होना, अवैध से तात्पर्य है लड़की की उम्र 21 वर्ष से कम, लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम, लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम। अगर इसमें किस बातों का होगा? इसमें बालक जो अवयस्क होगा, माइनर होगा। क्या होगा? माइनर। मेजर नहीं होगा, बालक मेजर नहीं होगा। चाइल्ड जो होगा मेजर नहीं होगा, माइनर के अंतर्गत आएगा। अगर चाइल्ड माइनर है तो विवाह अघोषित कर दिया जाएगा, अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। अगर बालक के विवाह को के लेके माता पिता या कोई अन्य संरक्षक उसके खरीद फरोख्त के तहत लाया गया हो, उसका उद्देश्य हो कि खरीद कर या पैसे के लालच देके या बलपूर्वक बालक को उस विवाह में शामिल किया गया है, तो ऐसे में विवाह क्या होगा? शून्य घोषित कर दिया जाएगा। विवाह क्या हो जाएगा? शून्य घोषित कर दिया जाएगा। कतिपय कारण, कुछ कारण से
कुछ कारणों से अवयस्क विवाह शून्य घोषित किया। धारा 13 कहती बाल विवाह प्रतिषेध करने वाले विनिर्देश जारी करने की न्यायालय की शक्ति। न्यायालय को, कोर्ट को ये शक्ति प्राप्त है कि बाल विवाह को रोकने के लिए, बाल विवाह को प्रतिबंधित करने के लिए उसके पास शक्ति है, स्पेशल ताकत है। इसका तात्पर्य है विशेष आदेश। विशेष आदेश, व्यवदेश से तात्पर्य विदेश आदेश, व्यवदेश से तात्पर्य है विशेष आदेश, विशेष आदेश, स्पेशल ऑर्डर, स्पेशल ऑर्डर, ऑर्डर। इसमें आदेश होगा, इसमें जो सुनवाई करेगा कोर्ट किसके, प्रथम वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट इसमें होगा। इसके अंतर्गत आएंगे धारा 13 के अंतर्गत इसमें कहा गया है जो आदेश जारी करेगा इसमें शामिल कौन है, प्रथम वर्ग का, प्रथम वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट, ये तो छोटे जिले में होंगे, छोटे जिले। अगर महानगर है, महानगर मेट्रोपॉलिटन एरिया है, महानगर मजिस्ट्रेट, कोई महानगर है वहाँ का मजिस्ट्रेट आदेश देगा, स्पेशल ऑर्डर देगा, किसकी रिपोर्ट पे, किसके आवेदन पे, बाल प्रतिषेध अधिकारी के रिपोर्ट पे। रिपोर्ट किसकी लगेगी, रिपोर्ट बाल प्रतिषेध अधिकारी के आवेदन पर कोर्ट जो न्यायालय होगा वो आदेश जारी करेगा कि बाल विवाह हो रहा है या बाल विवाह अमुक स्थल पे हो रहा है, कोई संगठन करा रहा, उसे रोकने के लिए आदेश जारी करेगा। कौन जारी करेगा, कोर्ट, न्यायालय आदेश जारी किया। किसकी रिपोर्ट पे, चाइल्ड प्रिवेंशन ऑफिसर के रिपोर्ट पे, उसके आवेदन पे कोर्ट संज्ञान लेगा। अमुक स्थल पे बाल विवाह समूह में हो रहे हैं, बाल विवाह संगठित कुछ संगठन के लोग करा रहे हैं या माता पिता करा रहे हैं, उसको ये जानकारी होती है। इसके माध्यम से और भी माध्यम से हो सकती हैं, उसको आगे देखेंगे। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के आवेदन पे उस जहाँ पे उसको रोकने के लिए आदेश जारी का स्पेशल आदेश जारी किया जाता है कोर्ट के धारा 13 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे इम्पॉर्टेंट है। इसमें स्पेशल आदेश जारी किया जाता है, स्पेशल ऑर्डर जारी किया जाता है जिससे प्रथम वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट छोटे जिले में होगा, वो देखेगा, वो आदेश जारी कर, उसको शक्ति प्राप्त है। आवेदन चाइल्ड प्रिवेंशन ऑफिसर के आदेश के आवेदन पर उसकी रिपोर्ट पे कोर्ट जारी करेगा। आगे देखते हैं। इसमें धारा 14 कहा गया है कि व्यवदेश के उल्लंघन पर बाल विवाह शून्य घोषित किया जाएगा। बाल विवाह जो होगा शून्य, बाल विवाह अमान्य घोषित कर दिया जाएगा, अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। स्पेशल आदेश से तात्पर्य है वही स्पेशल ऑर्डर, स्पेशल ऑर्डर किसका होगा, कोर्ट का। कोर्ट के बातों को उल्लंघन करने पे बाल विवाह शून्य घोषित कर दिया, क्योंकि कोर्ट जो निर्णय देगा वो उचित देगा, सद्भावनापूर्वक देगा, वो गलत नहीं करेगा, स्पेशल आदेश पारित करेगा। अगर इसका कोई उल्लंघन करता है तो बाल विवाह अघोषित कर दिया जाएगा।
और इसमें कहा गया है बाल विवाह अगर हो रहा है, अनुष्ठान हो रहा है, अनुष्ठान से तात्पर्य है बाल विवाह संपन्न हो रहा है, संपन्न हो रहा है, तो ऐसे में उसके उल्लंघन हो रहा है। कोर्ट ने गाइडलाइन जारी किए है कि कोई अनुष्ठान नहीं करा सकता, बाल विवाह संचालित नहीं कराता। अगर इसका आदेश का उल्लंघन होगा तो जाहिर सी बात है बाल विवाह शून्य घोषित कर दिया जाएगा। धारा 14 में कहा गया है स्पेशल ऑर्डर के उल्लंघन के उपरांत बाल विवाह शून्य घोषित कर दिया जाएगा। आइए आगे चलते हैं, यहीं पे देख लेते हैं। धारा 15 में कहा गया है कि बाल विवाह संज्ञेय अपराध है। धारा 15 में कहा गया है, धारा 15 में बाल विवाह के विषय में बताया कि अपराध कैसा है। बाल विवाह संज्ञेय अपराध है, संज्ञेय कॉग्निजल संज्ञेय अपराध है। संज्ञेय अपराध है, कॉग्निजिबल ऑफेंस है। क्या है? कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कैसा ऑफेंस है? कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इसमें बिना वारंट, कॉग्निजेबल ऑफेंस का तात्पर्य होता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होते हैं उसका तात्पर्य ये बिना वारंट के, बिना नोटिस के व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। एक ऐसा अजमानती अपराध है। कैसा है? इसमें आगे है, एक तो पहला क्या होगा? संज्ञेय अपराध। दूसरा क्या है? अजमानती। अजमानती अपराध है, अजमानती है, इस ऐसे रहेंगे। संज्ञेय अपराध है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, अजमानती है, इसमें जमानत नहीं हो सकती, जमानत का अधिकार नहीं होगा। कोर्ट के विवेक पर निर्भर करेगा वो जमानत देता है या नहीं। आगे चलते हैं। धारा 16 में कहा गया है कि बाल प्रतिषेध अधिकारी प्रिवेंशन ऑफिसर ऑफ चाइल्ड मैरिज है। चाइल्ड मैरिज, इसकी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति राज्य सरकार करती है। संपूर्ण राज्य के लिए हो सकता है या तो किसी उसके भाग के लिए नियुक्ति करेगा। नियुक्ति देख लेते हैं। नियुक्ति कौन करेगा? राज्य सरकार। अब बाल प्रतिषेध अधिकारी कार्य करेगा या तो संपूर्ण राज्य के लिए या किसी एक भाग के लिए। तात्पर्य इसका है कि हो सकता है किसी जिले के लिए नियुक्ति कर दिया गया, उस जिले में वो गया जिस जिले में बाल विवाह हो रहा है, ऐसी गतिविधि हो रही है, इसकी सहायता के लिए उस क्षेत्र के सम्मानित व्यक्ति, आप लोग देखते होंगे गांव समाज में आज भी लोग कानूनी कार्रवाई से बचते हैं। आपसी मामलात जो होते हैं, आपसी विवाद जो होते हैं, उसको बैठ के ही सुलझा लेते हैं। तो जो वहाँ के सम्मानित लोग होते हैं उनकी बातों को लोग अनुसरण करते हैं। इसके लिए कहा गया कि बाल प्रतिषेध अधिकारी नियुक्ति तो होगी उसकी, उस क्षेत्र के लिए वो स्थानीय लोगों से संपर्क करेगा और बाल विवाह जैसे सामाजिक कुरीतियों को रोकने के लिए, ऐसी प्रथाओं को रोकने के लिए उससे अनुरोध करेगा। गैर सरकारी संगठन हो सकते हैं, NGO वगैरह, उनसे भी अनुरोध करेगा कि इस क्षेत्र में बाल विवाह एक प्रकार का सामाजिक कुरीति जिससे बालक के मानसिक शारीरिक विकास में बाधा होती है। इस तरीके से मातृ शिशु दर में कमी आती है, मातृ मृत्यु दर बढ़ता है, शिशु मृत्यु दर बढ़ता है, कुपोषण के शिकार होते हैं, बीमारियां इत्यादि का प्रकोप बढ़ जाता है।
तो ये समझाने का प्रयास का उस सम्मानित उस क्षेत्र के लोग उस बाल परिषद अधिकारी की सहायता करेंगे। किसी एरिया में किसी क्षेत्र पर अगर हो रहे हैं तो उसको सूचना देते हैं, बार समय समय सूचना देते रहेंगे बाल परिषद अधिकारी को। बाल परिषद अधिकारी का कार्य रहता है कि इसको शक्ति कैसी प्राप्त, शक्ति एज ये पुलिस ऑफिसर की जैसी पुलिस की शक्तियाँ प्राप्त है, ठीक इसी प्रकार से बाल परिषद अधिकारी को भी शक्तियाँ प्राप्त होगी। इसका काम है कि उस क्षेत्र में हो रहे बाल विवाह के लिए कोई जानकारी मिलती, कुछ साक्ष्य इकट्ठा कर, उस साक्ष्य को इकट्ठा करके कोर्ट के सामने पेश करना। इसका काम देख लेते। काम है कि काम, या ऐसे लिखेंगे, काम नहीं लिखेंगे, साध शुद्ध लिखे, थोड़ा से कार्य लिखते हैं। बाल परिषद अधिकारी का कार्य जो है वो बाल विवाह से संबंधित, बाल विवाह से संबंधित साक्ष्य एविडेंस, साक्ष्य को इकट्ठा करेगा और करने के बाद उसे कोर्ट के सामने कोर्ट में पेश करेगा या कोर्ट में प्रस्तुत करेगा। इतनी बातें आपको ध्यान रखना होगा। बाल परिषद अधिकारी का कार्य क्या होता है? नियुक्ति कौन? राज्य सरकार कहते। काम होता है जिस एरिया में हो रहा बाल किसी सूचना मिली या तो इनके माध्यम से कोई सम्मानित से वो दें या कोई गैर सरकारी संगठन ऐसी सूचना उनको साक्ष्य इकट्ठा करे कि अमुक स्थल बाल विवाह प्रचलन में है, साक्ष्य इकट्ठा करके कोर्ट के सामने पेश कर, कोर्ट अपना विदेश स्पेशल ऑर्डर जारी करेगा। धारा 16 हो गया। अब धारा हम देख लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट धारा है 18, बस इसके अलावा और कोई धारा नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं, इसी देखना। सद्भावनापूर्व की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण, किसको संरक्षण प्राप्त होगा? सद्भावनापूर्व कार्रवाई कौन करेगा? बाल परिषद अधिकारी। बाल यहाँ लिख लीजिएगा, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, बाल विवाह परिषद अधिकारी, क्योंकि यही करता है अधिकारी को क्या मिलेगा? बाल विवाह सद्भावनापूर्व कार्य किया है उसे कानूनी विधिक कार्रवाई से वंचित किया जाएगा। क्या है? विधिक कार्रवाई से, विधिक कार्रवाई से वंचित किया जाएगा। वंचित ऐसा लिख लेते हैं। विधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी उसके ऊपर कोई विधिक कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि वो विधिक सद्भावनापूर्वक कार्य किया भाई, गुड फेथ, इसलिए उस पर कोई विधिक कार्रवाई। यहाँ एक शब्द है सद्भावनापूर्वक, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। सद्भावनापूर्वक होता क्या है? इंग्लिश में से बोलते हैं गुड फेथ। अच्छे विचार से, हिंदी में बोलेंगे अच्छे विचार से। कोई भी कार्य अच्छे विचार से अगर किया गया है, समाज के हित में किया है, बालक के हित के लिए किया गया है, तो ऐसे में उस व्यक्ति के ऊपर कोई विधिक कार्रवाई नहीं होगा, क्योंकि उसका इंटेंशन जो है उसके भला है, उसके हित में कार्य करने के लिए, उसके हितों का संरक्षण करने के लिए किया गया है। इसलिए बाल परिषद अधिकारी सद्भावनापूर्वक कार्य करता है तो उसे कार्रवाई के लिए संरक्षण किया गया कि उससे कोई विधिक कार्रवाई उसके ऊपर नहीं होगा। अच्छे विचार से, एक नोट याद कर लीजिएगा, अच्छा विचार होता है। सद्भावनापूर्वक मतलब अच्छे विचार से, उसका इंटेंशन नहीं है किसी को नुकसान पहुंचाना, उसका इंटेंशन है कि अमुक व्यक्ति के हितों और अधिकारों का संरक्षण हो सके, जिससे उसका सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक
राजनीतिक विकास हो सके, शारीरिक रूप से विकास हो, मेंटली रूप से विकास होते हैं, जिससे समाज में अच्छे कार्य करके देश के लिए कुछ उन्नत करें। इसका काम ये होता है। उम्मीद करते हैं धारा 18 समझ में आ गया होगा। सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई से उस संरक्षण की बात करता है। आज का ये लेक्चर बाल विवाह अधिनियम आज कंप्लीट हो गया है। बाल विवाह अधिनियम में इतने हैं सेक्शन हमें पढ़ने थे जो इम्पोर्टेंट थे, पढ़ लिए हैं। और याद रखिएगा कि इसमें जो माइनर एक्ट हैं उसमें सेक्शंस बहुत कम ही पूछे जाएंगे, उम्मीद बहुत कम है। मान के चल 2% उम्मीद है माइनर एक्ट से सेक्शन से क्वेश्चन आए, लेकिन कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आएंगे। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट सद्भावना की गई कार्रवाई के लिए किसको संरक्षण बनाते हैं? बाल प्रतिशत अधिकारी। आपसे पूछ लग बाल प्रतिशत अधिकारी की नियुक्ति किसमें की गई है, तो आपको ये सबसे इम्पोर्टेंट हो सकता है। बाल 16 में इसका काम क्या है? काम यही है कि एक साक्ष्य का इकट्ठा करना, कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना, साक्ष्य के हो जाता है, कोर्ट आदेश करेगा। सहायता के लिए कौन का कुछ सम्मानित क्षेत्र होते ही हैं, कोई संगठन होता है वो इनके लिए काम करेगा। इनके समन्वय बैठाना, समाज में स्थापित करना एक अच्छी पहल है। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा।